हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हमने इसका एक्सरसाइज 3.1 एंड इंट्रो पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन 3.2। तो आइए देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। इसमें आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे रखा होगा और आपको करना क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, उसके रेशियो से कंपेयर कर रहे थे और रेशियो के बेसिस पर बता रहे थे। बट अब हमें देखना है कि हम इसको अलजेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। उसमें आपको ग्राफिकली सॉल्व करना था, यहाँ पर आपको अलजेब्रिकली। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में 2 इक्वेशन गिवन होंगी। मान लो कि एक आपका a1x प्लस b1y इक्वस टू c1 है और एक इक्वेशन और है आपकी a2x प्लस b2y इक्वस टू c2। तो इस इक्वेशन में आपको सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है, इस इक्वेशन में आपको सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन से आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लोगे और उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में जाके पुट करोगे। उसी में नहीं करना है, किसी दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमारा स्टेप 1 होगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किससे निकालना चाह रहे हो। फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर हम x की वैल्यू निकालें, जो आपको हल्का लगता है, जो आपको लग रहा है कि ईजी है, आप उसी की वैल्यू निकालोगे। तो यहाँ से मान लो मैंने निकाला x की वैल्यू, तो a1x इक्वस टू c1 माइनस b1y। यहाँ से हमने क्या किया, हमें x की वैल्यू चाहिए है तो हम इस a1 को भी उधर पहुँचा देंगे। तो c1 माइनस b1y होल अपॉन a1। अब जो यहाँ से आपको x1 की वैल्यू मिली है, सॉरी x की वैल्यू मिली है, इसको आपको क्या करना है, अगर फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपने निकाला है तो आपको पुट करना होगा अदर इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन 2। अगर आप 1 से निकालते हो तो 2 में पुट करोगे। अगर आप 2 से निकाल रहे होते किसी भी वेरिएबल की वैल्यू, चाहे x की चाहे y की, तो आप 1 में पुट करते। हमने यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाली है तो हम सेकंड वाली में पुट करेंगे। अब सेकंड में आपको कैसा करना है, जहाँ पर x है वहाँ पर उसकी वैल्यू को आप लगा दोगे। क्या, c1 माइनस b1y अपॉन a1, आगे आपका जो है वैसा ही लिख देंगे, b2y इक्वस टू c2। अब यहाँ से आपको y की वैल्यू ईजिली मिल जाएगी। जब आपको y की वैल्यू मिली, फिर आप क्या करोगे, अगर अब आप चाहो तो इसी को इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हो। वैसे इक्वेशन नहीं है आपकी, बट आप इसको इक्वेशन मान सकते हो। इससे मानने से बेनिफिट क्या होगा, अब y की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल के इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर दोगे। जब आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आपको डायरेक्टली मिलेगी। या फिर आप इस y की वैल्यू अब जिसमें चाहो आप उसमें लगा सकते हो। इक्वेशन 1 में अप्लाई कर सकते हो, इक्वेशन 2 में कर सकते हो, 3 में कर सकते हो। बेटर ऑप्शन होगा कि आप इक्वेशन 3 से देखें। तो पुट इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ x, सॉरी बाई है, बाय इन इक्वेशन 3। अब जब यहाँ पर आप अप्लाई करोगे तो बाई की जो भी वैल्यू आपको मिली है आप यहाँ पर इसमें अप्लाई कर दोगे। c1 माइनस b1 आपका क्या, कोई रियल नंबर होगा, कांस्टेंट, और यहाँ से भी आपको कोई एक कांस्टेंट मिलने वाला है, और यहाँ से आपका a1, और यहाँ से आपको a1 की वैल्यू भी मिल जाएगी। अभी हमें ये देखना है कि कुछ केसेस ऐसे होंगे जहाँ पर आपको x और y की वैल्यू मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है जब इंटरसेक्टिंग लाइन थी तो वहाँ पर एक सॉल्यूशन मिल रहा था, कॉमन सॉल्यूशन, जिसमें x और y की वैल्यू थी। तो ये x और y की वैल्यू तभी आपको मिलेगी जब आपकी 2 इक्वेशंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। बाय द वे, लाइन तो आपकी कोइंसिडेंट भी हो सकती है, उसके लिए अलग केस होगा, अभी हम देख ले रहे हैं, बाकी जब क्वेश्चन आएगा तो हम और अच्छे से देखेंगे। कोइंसिडेंट के लिए क्या होगा कि यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा राइट हैंड साइड के, बट x और y की वैल्यू, ना तो तुम्हें x की वैल्यू मिलने वाली है, ना तो तुम्हें x की वैल्यू मिलेगी, और ना ही आपको y की वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली जब हम तीसरा केस देख रहे होंगे तो जो हमारा पैरेलल लाइन का था
उसमें क्या होने वाला है, इसमें क्या होगा, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा। यहाँ से ये क्लियर होगा कि ये आपका पैरेलल लाइंस हैं। तो अब ये कुछ हमारा बेसिक था जो हमें पहले से देखना था। अब हम आइए मूव करते हैं इसको कुछ एग्जाम्पल्स से, और आप देख पाओगे कि एग्जाम्पल बहुत ही ईजी है इसका। तो हम देखते हैं पहले एग्जाम्पल नंबर 4, जिसमें कहा है आपसे सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर आपको पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है और आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर अप्लाई करना है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, हमें पता है कि हम इक्वेशन 1 से x की या y की वैल्यू निकालेंगे, तो अप्लाई करेंगे हम किस में, सेकेंड इक्वेशन में। और अगर सेकेंड इक्वेशन से हमने वैल्यू निकाली तो हम वो अप्लाई करना है फर्स्ट इक्वेशन में। तो आप देख लो, इसमें आपको जो ईजी लग रहा हो, जो हल्का लगता हो, आप उसको उठा लो। ये इक्वेशन हमारी 1 है, ये इक्वेशन हमारी 2 है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से x की वैल्यू निकालना ज़्यादा ईजी रहेगा, तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ से आपने लिखा x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। यहाँ पर अब हल्का ये इसलिए है कि अगर x का कोई कोफिशिएंट होता तो इधर आके इसके अपॉन में पहुँचता और वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता। अब आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, क्योंकि आपको वैल्यू लगाना यहाँ पर सबसे ज़्यादा ईजी रहेगा। तो आपने ये इक्वेशन x की वैल्यू निकाली फ्रॉम इक्वेशन 2 से, तो आपको अप्लाई कहाँ करना है, पुट इन इक्वेशन 1 में। सेकंड से निकाला तो सेकंड में तो आप नहीं कर सकते, आप फर्स्ट में कर लो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जब यहाँ पर आप अप्लाई करोगे तो x के प्लेस पे आपको क्या लिखना है, 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। इसकी मल्टीप्लाई करते हो 7 3 जा 21, 7 2 जा 14y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो y वाले को ऐड कर लेंगे, दोनों साइन माइनस के हैं, दोनों माइनस होंगे तब भी ऐड होता है, दोनों प्लस होते हैं तब भी ऐड होता है। जब एक माइनस और एक प्लस होगा तब आपको सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो यहाँ पर दोनों माइनस हैं, साइन माइनस ही रहेगा और ये आपका हो गया 29y इक्वल्स टू 2। अगर इस 21 को उस साइड लेके जाते हो तो इधर प्लस में है तो उधर जाके ये माइनस का हो जाता है। तो यहाँ पर बचा आपका माइनस 19 अपॉन, इसको उधर लेके जाओ माइनस का 29, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। और अब यहाँ से आपको y की परफेक्ट वैल्यू मिल चुकी है 19 अपॉन 29 है, 19 अपॉन 29। अब जो x की वैल्यू आपको मिली है इसको आप किसी भी इक्वेशन में अप्लाई कर सकते हो। आप 1 में कर लो, आप 2 में कर लीजिए, आप 3 में कर लीजिए, किसी में भी। हम 3 में कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, डायरेक्ट कांस्टेंट की वैल्यू निकलती है। पुट इन इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड हमारा क्या है, x इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, 19 अपॉन 29। तो यहाँ से देख रहे हैं हम इसको, अगर हम इसमें एलसीएम 1 ले लें तो नीचे जो है डिनोमिनेटर में आपका अलग अलग है, तो हम इसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं जब डिफरेंट होता है, और न्यूमरेटर में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 9 जा 27 का 7 कैरी 2 और 3 2 जा 6 2 8 माइनस 19 2 जा 38। और यहाँ से आपको मिला x इक्वल्स टू 17 माइनस 8 7 2 9 और यहाँ रह गया आपका 7 माइनस 3 49 अपॉन 29। तो यहाँ से आपको ये x और y की वैल्यू मिली, और ये आपको ये क्लियर कर रही हैं कि यहाँ पर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है आपको, वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। आप चाहो तो उसको चेक कर सकते हो। आप अगर a1 अपॉन a2 निकालते हो तो 7 अपॉन 1 इक्वल्स टू कितना आ रहा है आपका, माइनस 15 अपॉन 2। और यहाँ से ये क्लियर हो चुका है कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं। इसका मीन्स क्या होता है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। और इंटरसेक्टिंग अगर लाइन्स हैं तो आपको पता है कि एक x और एक y की वैल्यू परफेक्टली आपको मिलेगी, जो यहाँ पर आपको मिली है। y की वैल्यू कितनी, दिस, एंड x की वैल्यू दिस। तो इतना इजी सा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अभी आपको ये देखना है, आप इसको नोट करिए, फिर हम मूव करते हैं इसके कुछ और अच्छे एग्जाम्पल नेक्स्ट पर। तो अब देखते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट 5th एग्जाम्पल 5। इसमें आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है जिसको हम एज प्रॉब्लम भी कहते हैं। इसका आगे बहुत यूज़ है, आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं नॉन टेक के, उसमें क्लास 10 तक की जितनी भी आपकी वर्ड्स प्रॉब्लम है वहाँ पर एक बहुत अच्छा फॉर्म लेके आती हैं और बहुत अच्छी हो जाती हैं।
तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखें। आप अगर आगे क्लासेस में देखोगे तो बहुत ज़्यादा यूज़ इसका होगा। तो आइए देखते हैं। इन्होंने कहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब जो हैं अपनी बच्ची से बोल रहे हैं 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically by the method of substitution. तो आप इसको आप इसको पूरा ड्राइव करेंगे इस क्वेश्चन को, और उसके बाद आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको अप्लाई करेंगे, और बहुत ही इजी होती हैं ये क्वेश्चंस। तो अभी हम देखेंगे इसको कैसे। मान लो आफ्ताब, यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि दो चीज़ें हैं, किसी दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है। तो हमें ये दोनों वेरिएबल हैं, हमें दोनों के बारे में कुछ नहीं पता है, तो हम किसी एक को x और किसी एक को y मान लेते हैं। तो मैंने मान लिया लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल्स टू x ईयर। हमने मान लिया कि जो आफ्ताब की अभी एज है वो x ईयर है, और प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, हिज डॉटर कितनी है, y ईयर्स है। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोला 7 years ago, आपको लिखना होगा, ये फर्स्ट कंडीशन है आपकी 7 years ago। अब 7 years ago हम देखें जाके, तो यहाँ पर आफ्ताब की एज लिखेंगे हम, यहाँ पर हम हिज डॉटर। अगर हम देखें तो अभी हमारी प्रेजेंट में आफ्ताब की एज कितनी है x, और उसकी डॉटर की एज कितनी है y। अगर ये 7 years पहले जाके बात कर रहे हैं तो इसकी जो भी एज थी उसमें से 7 कम कर देंगे। अरे भी अभी मान लो इसकी 50 years है तो 7 43 बचा, बट हमें ये कंफर्म पता ही नहीं ना x की वैल्यू कितनी है या y की वैल्यू कितनी है, तो हमने इसको वेरिएबल से ही माइनस कर देंगे 7 दोनों तरफ से, क्योंकि 7 years पहले दोनों की एजें 7 years कम होंगी। फिर आगे बोला है इन्होंने 7 years ago I was 7 times as old as you, मैं आपसे 7 साल बड़ा था। 7 times था, 7 साल नहीं, सॉरी, मैं आपसे 7 times था, आपकी एज के 7 टाइम। तो जो डॉटर की एज थी उसके 7 टाइम था ये। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल रही है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। x - 7 इक्वल्स टू 7 बाय -7 7 या 49। आप वेरिएबल को वन साइड कर लो, कांस्टेंट को अदर साइड, माइनस का 7 उधर लेके जाओगे प्लस का 7, और यहाँ से आपको मिला x - 7 बाय इक्वल्स टू यहाँ पर 49 है आपका, -49, और ये माइनस का 7 उधर पहुँचा प्लस का 7, और यहाँ से आपको मिला -42। ये आपकी इक्वेशन बना गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है कि अब सेकेंड सिचुएशन को देखना है और उसको हम अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब देखिए फिर वही यहाँ पर स्टेप 2 है, क्या बोला है इन्होंने, आई शैल बी ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल के बाद। तो हम इसको भी देख रहे हैं, आफ्टर 3 years, अब से 3 साल के बाद क्या होगा कि आफ्ताब की जो एज है और उसकी हिज डॉटर में क्या डिफरेंस होगा, आफ्ताब अभी x है और डॉटर y है। 3 साल के बाद, अगर अभी 10 years है, आफ्टर 3 years हम अपनी एज को देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, 30, मीन्स ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 3 इसमें ऐड कर दोगे और 3 इसमें ऐड कर दोगे। फिर उन्होंने कहा आई शैल बी 3 times एज ओल्ड, मैं आपकी एज का 3 टाइम रह जाऊँगा या होऊंगा। तो यहाँ से आता है आपका ये। अब आप इसको सॉल्व करोगे और आपको सेकेंड इक्वेशन भी मिल चुकी है। तो ये कितना हुआ आपका 3y प्लस 3 3 9, तो x - 3y इक्वल्स टू 9 - 3, और यहाँ से आपको अब इक्वेशन मिल चुकी है x - 3y इक्वल्स टू 6। ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ से अब हमें 2 इक्वेशन तो मिल चुकी हैं अलजेब्रिकली, अब हमें इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप इसको बहुत अच्छे से देखें तो बहुत ही ईजिली कर पाओगे, एज प्रॉब्लम बहुत इजी होती है। तो आइए अब हम मूव करते हैं अपने इस इक्वेशंस को अलजेब्रिकली कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा स्पेस मुझे बनाना होगा,
तो बस मैं अपने काम की चीज़ें छोड़ रहा हूँ, बाकी ये सब चीज़ें रफ कर देंगे। अब हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी कि x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, ये इक्वेशन 1 थी। इक्वेशन सेकंड थी आपकी x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। अब हम यहाँ से भी स्पेस अपना फ्री कर ले रहे हैं जिससे कि हमें प्रॉब्लम ना हो। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको याद रखना है कि ऐसी इक्वेशन उठाओ जो थोड़ी हल्की हो, जिसमें x या y की वैल्यू का फ्रैक्शन ना बन पाए वैल्यू का। तो यहाँ से दोनों सेम है, आप चाहे इससे उठा लो चाहे इससे उठा लीजिए, दोनों सेम है एज इट इज़। तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से देख रहे हैं, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, जिसमें से चाहो आप इससे निकाल सकते हो। दोनों में x सिंगल है, बहुत ही ईजी रहेगा निकालना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर हम देखें तो x की वैल्यू माइनस 42, इस 7y को उधर लेके जाओगे तो इधर माइनस का है, उधर पहुँच के ये प्लस हो जाता है। और इसी को आप चाहो तो इक्वेशन नंबर मान लीजिए 3rd। अब इस x की वैल्यू को अगर आपने निकाला कि कौन सी इक्वेशन से है, फर्स्ट से, तो आप अप्लाई किस में करोगे, सेकंड इक्वेशन में। पुट इन द इक्वेशन सेकंड। अगर आपने फर्स्ट से निकाला है तो आपको सेकंड। इन दोनों पॉइंटों पर आपको याद रखना है, ये सिर्फ सब्स्टिट्यूशन के केस में होता है, वो भी एक वैल्यू निकालने के लिए। तो आपने क्या लिखा x, और x के प्लेस पे आप क्या लगा दोगे, माइनस 42 प्लस 7y, ये x की वैल्यू आ गई। और y के प्लेस पे आप लिखेंगे माइनस 3y इक्वल्स टू 6। तो आप इसको ओपन कर लें, माइनस का 42 प्लस 7y माइनस 3y इक्वल्स टू 6। यहाँ से आपको बचता है 4y इक्वल्स टू 6, माइनस 42 उधर लेके जाओगे प्लस 42, और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 48/4, बन जा 4 2 जा। और यहाँ से आपको परफेक्ट वैल्यू मिली y की 12। y आप पता है उसकी डॉटर है, तो प्रेजेंट एज उसकी डॉटर की 12 ईयर्स है। हमें आफ्ताब की एज भी चाहिए है, तो अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। आप यहाँ पर जो एक वैल्यू मिल जाए आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, हम यहाँ पर 2 में कर रहे हैं ज़्यादा इजी, इक्वेशन 3rd में कर रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादा इजी रहता है। तो x इक्वल्स टू माइनस 42 प्लस 7 इंटू वाई की वैल्यू 12। तो यहाँ से आपको मिला माइनस का 12 और 12 7 जा 84। तो यहाँ से आपने मिला कितना, 4 माइनस 2 2 और 8 माइनस 4 4 ईयर्स। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है, आफ्ताब प्रेजेंट एज कितनी है, x ईयर मानी थी हमने, और वो है 42 ईयर्स। हिज डॉटर एज प्रेजेंट एज 12 ईयर्स। अब आप चाहो तो दोनों कंडीशन में अप्लाई करके देख सकते हो, दोनों कंडीशन आपको परफेक्टली सॉल्यूशन देंगी। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आप इसको 1 2 बार 3 बार जितनी बार कर सकते हो करो, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वर्ड प्रॉब्लम और एज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एग्जाम्पल नंबर 6। तो देखते हैं एग्जाम्पल क्या बोलता है 6 आपसे। इन्होंने बोला इन आ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर इज 9 रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर इज ₹18। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल्स एंड ईच इरेजर। तो यहाँ पर आपको वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है और बिल्कुल हलवा सी आपको प्रॉब्लम दे रखी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अगेन आपको देखना है कितनी चीज़ों में कंपैरिजन है, 2 चीज़ों में, पेंसिल है और इरेजर है। अगेन पेंसिल और इरेजर है, मतलब आपको इन दोनों को लेट करना होगा। ये दोनों आपके वेरिएबल्स हैं। तो हमने लेट किया, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इक्वल्स टू x रुपीज़, और हमने देखा कॉस्ट ऑफ इरेजर बाय रुपीज़। अब आप सिचुएशन बना लो, 2 पेंसिल्स 80 क्यूब, 2 पेंसिल्स। अगर एक पेंसिल x रुपीज़ की है तो 2 पेंसिल 2x की हो जाएंगे।
10 पेंसिल की बात करें तो 10x के हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका कितना हुआ 2x, क्योंकि कॉस्ट कितनी है x। और सिमिलरली आपके 3 इरेजर और इरेजर की कॉस्ट कितनी है y, इक्वल में कितना 9। इक्वेशन आपकी बन गई 1। अब आप सेकेंड इक्वेशन को देखिए, यहाँ पर उन्होंने कहा है 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर। 4 पेंसिल की कॉस्ट है x, 6 इरेजर की कॉस्ट है y, इक्वल टू कितने रुपए का मिल रहा है आपको 18 का मिल रहा है। और ये इक्वेशन आपकी 2 है। तो अब हम देखेंगे कि फिर वही जो अभी तक करते आए कि x फ्रॉम इक्वेशन 1 या फिर फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पर थोड़ा सा हल्का लग रहा है, ये थोड़ा सा इजी लग रहा है क्योंकि 2 किसी के अपॉन में होगा, कोई ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो हमने लिख लिया है 2x + 3y = 9। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो 9 - 3y, और अगर x की वैल्यू निकाली तो 9 - 3y / 2। इसको आप इक्वेशन 3 नेम दे दो। अब इस वैल्यू को आप पुट करोगे किसी एक इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन में? अगर हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 से निकाला है तो 1 में अप्लाई नहीं कर सकते, हमें सेकंड में ही करना होगा। पुट इन इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट से निकाला है तो हम सेकंड में अप्लाई करने वाले हैं। तो सेकंड क्या है आपका 4x, और x की वैल्यू है आपकी 9 - 3y / 2 + 6y = 9। तो 2 बन जा, 2 2 जा, इसको आप मल्टीप्लाई करके ओपन करो। 18 - 2 3 = 6y + 6y = 9। यहाँ से अगर हम देखें तो 18 सॉरी यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुई है। 4x + 6y = 18 था, 4x + 6y = 18 था। तो ये आपका 18 है और ये भी आपका 18 है। तो 18 = 18। यहाँ से ना तो आपको x की वैल्यू मिली, सिमिलरली अगर आपने y की वैल्यू निकाली होती और वो किसी इक्वेशन में अप्लाई करते तब भी आपको सेकंड वैल्यू नहीं मिली। इसका मीन्स ये है कि ये लाइन या तो इंटरसेक्टिंग तो नहीं होंगी, या कोइंसिडेंट होगा या फिर पैरेलल होगा। तो इसके लिए आपको अभी बेसिक में बताया गया था कि कोइंसिडेंट कब होता है, जब आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाए राइट हैंड साइड का, तब आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये दोनों कोइंसिडेंट हैं। हर एक पॉइंट पर आपको हर एक वैल्यू मिल रही होगी। तो हेयर इनफिनाइट हम लिख देंगे, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर लाइन जो है वो कौन सी है, कोइंसिडेंट लाइन। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए, इसका मीन्स ये है कि ये दोनों लाइनें कैसी थी, कोइंसिडेंट थी। अब यहाँ पर नो सॉल्यूशन नहीं लिख सकते आप, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन लिखेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे कि वहाँ पर एक और क्वेश्चन है, वहाँ ये क्लियर हो जाएगा कि अब वहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। और अगर आप चाहो तो आप अपने ग्राफिकली मेथड से भी कर सकते हो। इसकी वैल्यू कितनी, a1 की वैल्यू 2 है और a2 की वैल्यू 4 = 3/6 = 9/18। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये सब 1/2 = 1/2 = 1/2 है। यहाँ से क्लियर हो रहा था कि ये दोनों कैसी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है। तो प्लीज़ आप इसको नोट करिए। फिर मूव करते हैं हम अपने और इंटरेस्टिंग नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तो आइए स्टूडेंट अब देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल। 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस x + 2y - 4 = 0 एंड 2x + 4y - 12 = 0। विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर। कभी आपने देखा होगा स्टेशन पे, आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी ट्रेन कुछ ऐसी जा रही होती है, रेल। तो रेल का मतलब होता है ट्रैक, ट्रेन नहीं होता है। रेल का मीन्स होता है ट्रैक, जो ट्रैक आपका है। दूसरा ट्रैक ऐसा भी होता है, और कभी कभी आपने देखा है कि वो ऐसे भी निकल के जा रही होती हैं, फिर बहुत सारे तरीके होते हैं उसके निकलने के। तो इन्होंने ये कहा है कि ये जो इक्वेशन दे रखी हैं ये दोनों रेल की थी। अब आपको ये बताना है क्या वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो आइए हम देखते हैं फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ। तो हमने लिखा x + 2y -4 को हम इक्वल लेके जा रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए उस साइड। इक्वेशन 1 हो गई आपकी,
और यहाँ से आपका क्या हुआ 2x प्लस 4y-12 को आप उस साइड ले जाओ प्लस का 12। अगेन आपको वही करना है, जिस इक्वेशन को आप हल्का समझ रहे हो उसमें से आप x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालो और अप्लाई करो अदर के साथ। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर x की वैल्यू निकालना इजी होगा। मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हमने यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालें तो 4 प्लस का 2y उस साइड लेके जाओ माइनस का 2y। इसी को आप चाहो तो इक्वेशन 3 मान लो और इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए किसमें, किसी दूसरी इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन 2। तो क्या आपने x की वैल्यू निकाली किससे है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो आप अप्लाई कहाँ करोगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 में। तो ये हुआ आपका 2 और x की वैल्यू है आपकी 4 - 2y प्लस 4y = 12। यहाँ से आप इसकी मल्टीप्लाई करो तो 4 2 = 8 और 2 2 = 4y प्लस 4y = 12। यहाँ पर आपकी वही कंडीशन आ गई जो अभी हमने डिस्कस की थी प्रीवियस क्वेश्चन में। ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, मीन्स यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ से क्लियर हुआ कि यहाँ पर ये रेल जो हैं वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी एक दूसरे को, ऑलवेज पैरेलल, क्योंकि ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है। अगर पैरेलल लाइन की कंडीशन होगी तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। कोइंसिडेंट लाइन की अगर होती है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड में लगा, और दोनों में कॉमन है कि ना आप x निकाल पाओगे ना आप y निकाल पाओगे, सिर्फ इंटरसेक्टिंग में ही आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आप इसको नोट करिए, फिर एक एग्जाम्पल के बेसिस पे हम इसे और अच्छे से देखेंगे कि दो लाइनें आपका कब कब क्या क्या कर सकती हैं। तो अब देखते हैं, मान लो मेरे पास यहाँ दो लाइनें, एक L1 एंड L2, सेकेंड यहाँ पर मेरी दो लाइनें हैं L1 एंड L2, और यहाँ पर मेरी दो लाइनें हैं L1 एंड L2। अगर ये इंटरसेक्टिंग हुआ, अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, तब आपका क्या होगा कि x की परफेक्ट वैल्यू आप निकाल पाओगे और y की परफेक्ट वैल्यू निकाल पाओगे, क्योंकि वो यूनिक सॉल्यूशन देगा। अगर यहीं पर ये कोइंसिडेंट हो जाती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस, तब क्या होगा आपका कि ना तो आप x की वैल्यू निकाल सकते और ना ही आप y की वैल्यू निकाल सकते। बट एक बात क्लियर होगी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल होगा आपका राइट हैंड साइड का। तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि आपका कोइंसिडेंट लाइंस का ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना है। यहाँ पर अगर पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है, पैरेलल लाइंस, तो एक ना तो यहाँ से भी आप x निकाल पाओगे और आप ना ही यहाँ से y निकाल पाओगे। बट ये दोनों तो आपका सेम ही हो गया है, यहाँ से x y नहीं निकल रहा है, वहाँ से भी नहीं निकल रहा है। बट यहाँ पर क्या था, आपकी दोनों साइड इक्वल होंगी, बट यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप इसको अच्छे से देखते हुए आप अपने एग्जाम्पल पे प्रोसीड करिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।